नमस्कार दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक पीडीएफ प्राप्त हुआ है जिसकी हेडिंग है 10 साल अन्यायकाल 2014 से 2024। ये केंद्र में जो भाजपा की सरकार है, जो 2014 से अभी 2024 तक 10 साल हो गए हैं, इसको अन्यायकाल का नाम दिया है। आज हम इस पीडीएफ की चर्चा करेंगे। जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये पीडीएफ 57 पेज का है और इसमें बातें जो है केंद्र सरकार के जो 10 साल का जो कार्यकाल रहा उसके बारे में कही गई है। और वैसे तो स्क्रीन पे आप देख ही पा रहे हैं। इस दरमियान दोस्तों, अगर आपके इस वीडियो के बारे में क्या विचार है, अगर आप अपने विचार रखना चाहते हैं और इस मुद्दे पर आप कोई वार्तालाप करना चाहे, कोई विचार विमर्श करना चाहे, तो आप मोस्ट वेलकम है, सादर आमंत्रित है। इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप अपनी बात लिख सकते हैं। मोदी सरकार बढ़ती कीमतों पर चर्चा तक करने से इनकार करती है। बहुत हुई महंगाई की मार जैसे नारे देने वाले प्रधानमंत्री अब इसका जिक्र भी नहीं करते हैं। वित्त मंत्री महंगाई को लेकर सवाल पूछने पर मजाक उड़ाती है और कहती हैं कि विपक्ष को सवाल नहीं पूछना चाहिए। वे यूक्रेन युद्ध को दोष देते हैं, जबकि हकीकत यह है कि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें मई 2014 से 2024 के बीच 20% तक गिर गई हैं। कीमतों में प्रति बैरल $100 से $79 की कमी आई है। इसके बावजूद मोदी सरकार एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि करती रहती है, जिससे अन्य सभी वस्तुएं महंगी हुई हैं। नोटबंदी की मार से अभी भी नहीं उबरा है देश। पीएम मोदी द्वारा की गई विनाशकारी नोटबंदी की मार से 6 साल बाद भी देश नहीं उबर पाया है। जिन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर नोटबंदी की गई थी, उनमें से एक भी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। काले धन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, उल्टा भाजपा से जुड़े ही इसके कई मामले सामने आए हैं। कर्नाटक में भाजपा का 40% कमीशन वाला उदाहरण सबके सामने है। देश कैशलेस भी नहीं हुआ है। वर्ष 2016 से 2023 के बीच कैश सर्कुलेशन बढ़ा है। 2016 में कैश सर्कुलेशन 16 लाख करोड़ था, जो 2023 में बढ़कर 34 लाख करोड़ हो गया। देश की जीडीपी के हिस्से के रूप में मार्च 2014 की तुलना में 2023 में कैश बढ़कर 12.7% हो गया है। देश को इस गलत निर्णय की गंभीर कीमतें चुकानी पड़ी है। 2017 के पहले 4 महीनों में मुख्य रूप से छोटे व्यवसायों और असंगठित क्षेत्र में 1.5 मिलियन से अधिक नौकरियों के खत्म होने का अनुमान लगाया गया है। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। मोदी सरकार ने अभी भी सबक नहीं लिया है। 2000 रुपए के नोट को बंद करना एक और कष्टदायक कदम है। तीसरा बिंदु में लिखा है, मोदी सरकार में टैक्स टेररिज्म चरम पर है और खराब ढंग से डिजाइन की गई जीएसटी के कारण छोटे और मध्यम वर्ग को अपनी आय बढ़ाने के लिए कीमत चुकानी पड़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने टैक्स टेररिज्म को खत्म करने का वादा किया था, लेकिन उनकी सरकार ने भारतीयों पर टैक्स लगाने के लिए तरह तरह के तरीके खोजने में महारत हासिल की है। जीएसटी को गलत ढंग से डिजाइन किया गया है। कॉर्पोरेट टैक्स में छूट दी गई है। सरकार बड़े कॉर्पोरेशंस को सब्सिडी देने के लिए गरीबों और छोटे व्यवसायों पर टैक्स लगा रही है। जीएसटी उपभोग पर लगने वाला कर है। गरीबों की आय इतनी कम होती है कि उन्हें इसका अधिकांश भाग उपभोग के लिए ही खर्च करना पड़ता है, जबकि अमीर अपनी आय का बड़ा हिस्सा बचा लेते हैं। परिणाम स्वरूप अन्य अप्रत्यक्ष करों की तरह जीएसटी गरीबों को अधिक प्रभावित करता है। जीएसटी का 64% सबसे गरीब 50% भारतीयों से एकत्रित किया जाता है और शीर्ष 10% से केवल 4%। नतीजतन अप्रत्यक्ष करों में जाने वाली आय का हिस्सा शीर्ष 10% की तुलना में सबसे करीब आधे भारतीयों का 6 गुना अधिक है। इसी तरह खराब तरीके से तैयार जीएसटी ने छोटे और मध्यम व्यवसायों को भी गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है, जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। छोटे कारोबारियों को कई तरह की छूट वाले 6 स्लैब को समझने में मुश्किल होती है। नियम लगातार बदल रहे हैं। 2017 से 22 के बीच मोदी सरकार ने हर दूसरे दिन 869 नोटिफिकेशन, 143 सर्कुलर और 38 आदेशों के साथ नियम बदले। छोटे व्यवसायों को अक्सर कई बार कई राज्यों में पंजीकरण कराना पड़ता है। इस प्रक्रिया में उन्हें अकाउंटेंट्स और वकीलों को अधिक राशि का भुगतान करना पड़ता है।
अब मोदी सरकार ने अपने टैक्स टेरिज्म को मध्यम वर्ग तक बढ़ा दिया है। सरकार ने अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड्स के उपयोग पर 20% TCS की घोषणा की है। इससे पर्यटकों, छात्रों और चिकित्सा उपचार के लिए विदेश यात्रा करने वालों को नुकसान होगा। आर्थिक नीतियां जो छोटे और मध्यम उद्यमों की कीमत पर पीएम के कुछ चुने हुए मित्रों की मदद करती है। छोटे एवं मध्यम उद्यमों और असंगठित अर्थव्यवस्था की उपेक्षा करते हुए मोदी सरकार ने अपनी नीतियों से अपने चुने हुए बड़े कॉरपोरेट मित्रों की लगातार मदद की है। ऐसा करने के लिए टैक्स कटौती, ऋण माफी और अनुकूल अनुबंधों एवं नियमों का सहारा लिया गया। 2019 में मोदी सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स स्लैब को 30% से घटाकर 22% कर दिया, जिसमें नई कंपनियां केवल 15% ही भुगतान करती हैं। इससे हर साल लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। पिछले 7-8 सालों में बड़े कारोबारियों के 11 लाख करोड़ रुपए के कर्ज भी माफ किए गए हैं। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने बड़े व्यवसायों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन यानी PLI योजना के तहत 1.9 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है। इस योजना की विख्यात अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने आलोचना की है, क्योंकि इससे सिर्फ निर्यात को बढ़ावा मिलता है और रोजगार सृजित करने में सफलता नहीं मिली है। यह भी हो सकता है कि कंपनियों को उन गतिविधियों के लिए सब्सिडी दी जा रही हो जिन्हें वे वैसे भी करने की योजना बना रहे थे। टैक्स कटौती, ऋण को बट्टे खाते में डालने और सब्सिडी की लागत के बोझ भारतीयों पर ही पड़ रहे हैं, जिन्हें पेट्रोल, डीजल और GST के लिए उच्च करों का भुगतान करना पड़ता है। बड़े व्यवसायों और कंपनियों के लिए जिस तरह की योजनाएं हैं, वैसी शायद ही छोटे व्यवसायों के लिए हैं, जिसका कोई उल्लेखनीय परिणाम निकला हो। कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना केवल 20% के आसपास MAs, MIMSME तक पहुंची, जबकि 63% ने इसके बारे में सुना तक नहीं। ऐसे में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बड़े कॉरपोरेट्स फल फूल रहे हैं और दूसरी तरफ लाखों MSME बंद हो गए हैं। जो बचे हुए हैं वो भी अपने काम में भारी कटौती कर रहे हैं। असमानता, गरीबी, भुखमरी और कुपोषण में वृद्धि। मोदी सरकार के कार्यकाल में लोगों की आय में अभूतपूर्व कमी देखी गई है। NSSO का डेटा, जिसे PM ने दबा दिया, बताया है कि 1973 के बाद पहली बार उपभोक्ता खर्च इतना गिरा है। यह 2011-12 में 1501 रुपए था, जो 2017-18 में 1446 रुपए हो गया। विशेषज्ञ बताते हैं कि सरकारी दावों की तुलना में गरीबी का स्तर बहुत अधिक होने की संभावना है, क्योंकि 2016 की नोटबंदी के दौरान शहरी गरीबी में 2% पॉइंट की वृद्धि हुई थी और 2019 के बाद से ग्रामीण गरीबी कम होना बंद हो गई है। बढ़ती लागत के साथ आय में गिरावट के कारण भूख और कुपोषण में वृद्धि हुई है। भूखे रहने वाले भारतीयों की संख्या 2018 में 19 करोड़ थी, जो 2022 में बढ़कर 35 करोड़ हो गई। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 125 देशों में से 111वां था। स्थिति इतनी गंभीर है कि सरकार के दावे के मुताबिक 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है। भारत के बच्चों में कुपोषण की उच्चतम दर वजन के हिसाब से मापी गई 19.3% है, जो 2014 के 15.1% के आंकड़े से बदतर है। जब गरीब और गरीब एवं भूखे रहने को मजबूर हो रहे हैं, तब अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। 2012 to 2021 के बीच भारत में जितनी संपत्ति बनी है, उसका 40% केवल 1% आबादी के पास है। जब देश 2020 से 2022 के बीच कोविड-19 का कहर झेल रहा था और गरीबों को तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, तभी देश का एक वर्ग जबरदस्त पैसे बना रहा था। 2020 में भारत में अरबपतियों की कुल संख्या 102 थी, जो 2022 में बढ़कर 166 हो गई। पीएम के चहेते बिजनेसमैन गौतम अडानी की संपत्ति में 2017 से 2022 के बीच 14 गुना का इजाफा हुआ और वह 106वें पायदान से 100वें पायदान पर पहुंच गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की उपेक्षा, रिक्त सरकारी पद और सार्वजनिक उद्यमों की अंधाधुंध बिक्री। पीएम मोदी के नौकरियों के वादे की हिपोक्रेसी, रिक्त सरकारी पदों और उनके द्वारा अंधाधुंध बिक्री के कारण
सार्वजनिक उपक्रमों के घटते आकार से स्पष्ट रूप से दिखती है। 2022 के अगस्त तक केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 9,79,000 से ज्यादा पद खाली थे। PSUs, CAPF और इसी तरह के अन्य निकायों में भी कई पद खाली हैं। पूरे भारत में 30 लाख सरकारी पद रिक्त होने के अनुमान हैं। मोदी सरकार सार्वजनिक उपक्रमों को भी बंद कर रही है और उनके आकार को घटा रही है। भारत के 248 सार्वजनिक उपक्रमों में से 188 लाभ में हैं। वित्त वर्ष 2019 में 55 सार्वजनिक उपक्रमों का संयुक्त लाभ 1.36 लाख करोड़ से 157% बढ़कर 3.5 लाख करोड़ हो गया। वित्त वर्ष 2022 में कुल 22 CPSE घाटे से लाभ में लौटे हैं, लेकिन सरकार इनकी अंधाधुंध बिक्री कर रही है। इस क्रम में LIC का IPO ताजा उदाहरण है, जिसके परिणाम स्वरूप भारी नुकसान हुआ है। PSUs की बिक्री और इनके घटते आकार का परिणाम है कि इनमें काम करने वाले लोगों की संख्या लगातार कम हो रही है। 2013 में 17.3 लाख लोग विभिन्न PSUs में काम करते थे। यह संख्या 2022 में गिरकर 14.6 लाख रह गई है, जबकि 2013 में इन सार्वजनिक उपक्रमों में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले श्रमिकों की संख्या केवल 17% थी। 2022 में यह दोगुनी से अधिक 36% हो गई है। इसी तरह रेलवे में नौकरियां 17 लाख से घटकर 11 लाख रह गई हैं। सरकारी नौकरियों ने करोड़ों लोगों, खासकर दलित, आदिवासी और OBC समुदायों के लिए एक सुरक्षित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया। मोदी सरकार ने बेरोजगारी पैदा की है, जिससे कि इन समुदायों पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और कृषि सेक्टर चिंताजनक रूप से प्रभावित। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। निजी निवेश UPA2 की दूसरी छमाही में उच्च स्तर पर था, GDP के 25% से अधिक। 2021 में यह गिरकर GDP का 19.6% रह गया। इतना कम निजी निवेश 1999 के बाद से नहीं हुआ था। इससे यह संकेत मिलता है कि उद्यम और निवेशक PM मोदी के तमाम प्रचार के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की कमजोरियों को लेकर चिंतित हैं। यही कारण है कि आर्थिक विकास पर एक महत्वपूर्ण ब्रेक लग गया है। इसी तरह मेक इन इंडिया को लेकर भी PM के तमाम प्रचारों के बावजूद भारत के सकल घरेलू उत्पाद में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा कम हुआ है। 2015 में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 15.6% था, जो गिरकर 2022 में 13.7% रह गया। 1960 के बाद से ऐसा कभी नहीं देखा गया है। विशेषज्ञ समय से पहले व्योद्योगीकरण को लेकर चिंता जता रहे हैं, जो आर्थिक विकास को गंभीर रूप से बाधित करता है। इसी तरह कृषि संकट भी जगजाहिर है। किसान बढ़ती लागत, अनिश्चित कीमतों और जलवायु परिवर्तन की मार से जूझ रहे हैं। निवेश, मैन्युफैक्चरिंग और कृषि सबकी रफ्तार धीमी हुई है। महंगाई बढ़ने की वजह से उपभोग प्रभावित हुआ है, यानी मोदी सरकार की विफल आर्थिक नीतियों के कारण आर्थिक विकास के सभी ड्राइवर्स को नुकसान पहुंचा है। फेल जुमलों और नकली डेटा पर अत्यधिक निर्भरता अर्थव्यवस्था को लेकर PM मोदी द्वारा प्रचारित सभी नारे व्यर्थ साबित हुए हैं और फीके पड़ गए हैं। अच्छे दिन, मेक इन इंडिया, हर साल 2 करोड़ नौकरियां, आत्मनिर्भर भारत, सबका साथ, सबका विकास, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे नारों की सूची अंतहीन है। अपनी कमियों से जुड़े आंकड़ों को छिपाने के लिए मोदी सरकार ने सारे आंकड़े छुपा दिए। NSSO अब गरीबी पर डेटा जारी नहीं करता है। 150 वर्षों के दौरान कभी भी नहीं रोकी गई जनगणना को कोविड का हवाला देते हुए 2 साल से रोका जा रहा है, जबकि विश्व युद्धों के दौरान भी जनगणना नहीं रोकी गई थी। सरकार का कहना है कि नोटबंदी के कारण MSME के बंद होने का कोई डेटा उसके पास नहीं है। दूसरी लहर में कोविड से होने वाली मौतों की संख्या का कोई डेटा नहीं है और लॉकडाउन के कारण कितने प्रवासी प्रभावित हुए उसका भी कोई डेटा नहीं है। सभी स्वतंत्र डेटा सोर्सेस को बदनाम किया जाता है। मोदी सरकार सही मायने में NDA बन गई है। नो डेटा अवेलेबल, किसान संकट, 3 काले कृषि कानून लाकर किसानों पर अत्याचार। मोदी सरकार वर्ष 2020 में 3 काले कृषि कानून लेकर आई थी। इसके लिए न तो व्यापक रूप से किसानों की राय ली गई थी और न ही संसद में इस पर बहस होने दिया गया।
इन कानूनों का उद्देश्य बिना रोक टोक के व्यापार की इजाजत देकर बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना और मंडियों को कमजोर करके किसानों के बार्गेनिंग पावर को कम करना था। ये किसानों और कम आय वाले लोगों के शोषण का तरीका था, जिसका किसानों ने जोरदार विरोध किया। मोदी सरकार ने किसानों की बात सुनने के बजाय उनके खिलाफ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। आंसू गैस के गोले दागे, कांटेदार तार और बैरिकेड्स लगाकर उनको प्रताड़ित किया। कड़ाके की ठंड, भीषण गर्मी और हिंसा का सामना करते हुए किसानों को 300 से ज्यादा दिनों तक दिल्ली के बाहर विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। विरोध के दौरान 700 से अधिक किसानों की मौत हो गई। लखीमपुर खीरी में शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ हिंसा ने सरकार की क्रूरता को सबके सामने लाकर रख दिया। जहां केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने किसानों को अपनी कार से कुचला था। किसानों से किए गए वादे पूरे नहीं हुए। विशेष रूप से एमएसपी की गारंटी अब तक नहीं मिली। किसानों को अपना प्रोटेस्ट खत्म किए हुए 1.5 साल से अधिक हो गए हैं, लेकिन काले कृषि कानूनों को रद्द करते समय सरकार ने जो वादे किए थे उन्हें पूरा करने की दिशा में अब तक आगे नहीं बढ़ी है। सरकार ने C2+50% फॉर्मूले का उपयोग करते हुए किसानों से कानूनी रूप से सभी फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी देने का वादा किया था, जिसमें पूंजी लागत और भूमि के किराए पर मार्जिन, सुनिश्चित खरीद, कर्ज माफी और उर्वरक सहित इनपुट लागत में कमी शामिल थे। इनमें से अब तक किसी पर भी अमल नहीं किया गया है। किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। वे आज भी उच्च लागत और फसलों की कम कीमतों के कारण परेशान हैं। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा झूठा। मोदी काल यानी 2014-15 से 2022-23 में 3.47% की धीमी कृषि वृद्धि के साथ कृषि से उच्च आय प्राप्त करने का सपना दूर के ढोल वाली कहावत जैसा लगता है। सरकार के अपने सर्वेक्षण बताते हैं कि फसल से किसानों की औसत आय केवल 27 रुपया प्रतिदिन है। वास्तव में मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं पर पहली बार जीएसटी लगाकर किसानों की लागत को और बढ़ा दिया है। नीचे दिए गए चार्ट में आप आंकड़ों को देख सकते हैं, जिसमें एक तरफ कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली चीजें लिखी है और दूसरी तरफ उनकी टैक्स रेट। कृषि उपकरण 12%, ट्रैक्टर के टायर और अन्य पुर्जे, अनाज या सब्जियों की प्रोसेसिंग और मिलिंग के लिए मशीनें 18%, उर्वरक 5%, कीटनाशक 15%। पीएम मोदी की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के तहत अपर्याप्त फसल बीमा। PMFBY किसानों के लिए अनुपयोगी और खराब ढंग से डिजाइन की हुई योजना साबित हुई है। यह योजना किसानों को हो रहे नुकसान के बाद मदद देने में नाकाम रही है, क्योंकि इसके प्रीमियम बहुत ज्यादा हैं और मुआवजे के लिए कई महीनों तक इंतजार करना पड़ता है। आमतौर पर मुआवजे की जो राशि मिलती है वो बर्बाद हुई फसल के मूल्य का एक अंश मात्र होता है। इस योजना से असल फायदा निजी बीमा कंपनियों को हो रहा है। पहले 5 साल में ही देश भर की बीमा कंपनियों ने 40,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया, जबकि देश भर के किसान मुआवजे के लिए तरसते रहे। परिणाम स्वरूप इसके कवरेज में गिरावट आ रही है। 2016 और 21 के बीच प्रीमियम में तेज वृद्धि के बावजूद PMFBY में भाग लेने वाले किसानों 362 लाख से 248 लाख और राज्यों 22 से 19 में गिरावट देखी गई है। इस वजह से कवरेज 474 से 387 लाख हेक्टेयर भी कम हुआ है। सितंबर 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार ये योजना अपने लक्षित किसानों में से 50% तक भी पहुंचने में विफल रही थी। कृषि सब्सिडी में कमी। सरकार ने उर्वरक, बिजली और सिंचाई पर मिलने वाली सब्सिडी को कम कर दिया है। इससे किसानों की लागत बढ़ गई है। परिणाम स्वरूप बहुत से लोगों के लिए खेती करना आर्थिक रूप से मुश्किल काम हो गया है। उदाहरण के लिए उर्वरक सब्सिडी को लगभग 13% घटा दिया गया। 2023-24 में 1.6 लाख करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान से 2024-25 में 1.64 लाख करोड़ रुपए। बाजार हस्तक्षेप योजना और मूल्य समर्थन योजना का उद्देश्य भी फसल की कीमतें कम होने पर किसानों की मदद करना था। पिछले बजट में इसके लिए 1500 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन इसमें से कुछ भी खर्च नहीं किया गया। 2023 के बजट में महज 1 लाख रुपए के आवंटन के साथ
इसे व्यावहारिक रूप से बंद ही कर दिया गया है। यहां तक कि जब 2023-24 में योजना का संशोधित अनुमान 40 लाख हो गया, तब भी अंतरिम बजट के तहत आवंटन फिर से 1 लाख रुपए है। केंद्रीय बजट में कृषि की घटती हिस्सेदारी। इस वर्ष कृषि क्षेत्र के आवंटन में मामूली वृद्धि देखी गई। 2023-24 के संशोधित अनुमान में 1.26 लाख करोड़ से 2024-25 में 1.27 लाख करोड़ रुपए हो गया। बजट के हिस्से के रूप में कृषि पर खर्च मुश्किल से 2.67% है। इससे पता चलता है कि संकट में होने के बावजूद मोदी सरकार ने कृषि को अपनी प्राथमिकता सूची से हटा दिया है। किसान आत्महत्या को रोकने में नाकामी। मोदी सरकार ने किसान आत्महत्या के अंतर्निहित कारणों जैसे कि कर्ज का बोझ, फसलों की बर्बादी और सामाजिक समर्थन प्रणालियों की कमी को दूर करने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए हैं। 2019 के एनएसएस रिपोर्ट के आधार पर खेती करने वाले प्रति परिवार पर बकाया ऋण का औसत 74,121 रुपए है। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2022 में भारत में कृषि क्षेत्र से जुड़ी 11,290 आत्महत्याएं हुई, जो 2021 में रिपोर्ट की गई 10,881 आत्महत्याओं से 3.75% अधिक है। इनमें से 5,207 किसान और 6,083 खेतीहर मजदूर थे। पीएम किसान सम्मान निधि का झूठ। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अक्सर दावा करती है कि पीएम किसान सम्मान निधि से करोड़ों किसानों को फायदा हुआ है, लेकिन बजट 2024 में इस योजना के लिए आवंटन 2021-22 के लिए 66,825 करोड़ से घटकर 60,000 करोड़ हो गया। कृषि क्षेत्र से जुड़े एक्टिविस्ट्स ने वास्तव में लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या के बारे में गंभीर सवाल उठाए हैं, जिनके संतोषजनक जवाब मिलने अभी बाकी है। श्रमिकों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। लोगों की आमदनी 10 वर्षों से या तो एक ही जैसी है या कम हुई है। श्रम ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि 2014-15 और 2022-23 के बीच यदि हम वार्षिक औसत लें तो कृषि श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी केवल 0.8% बढ़ी है और गैर कृषि श्रमिकों की केवल 0.2% बढ़ी है। निर्माण श्रमिकों के लिए वास्तविक तो कम हो गई। संक्षेप में, पिछले 10 वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर वास्तविक मजदूरी में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। CMIE के अनुसार ग्रामीण भारत में वास्तविक मजदूरी मार्च 2023 तक लगातार 16 महीनों तक संकुचित रही है। 2019 से 2023 तक ग्रामीण मजदूरी की वार्षिक औसत वृद्धि दर कृषि -0.6% और गैर कृषि -1.4%, दोनों तरह के श्रमिकों के लिए नकारात्मक रही है। वेतनभोगी को भी नहीं बचाया गया। PLFS डेटा के अनुसार 2022-23 में वेतनभोगी लोगों की वास्तविक आय 2017-18 से 12% कम था। प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के कारण श्रमिक कोविड-19 महामारी से पहले से भी पीड़ित है। मोदी सरकार को भले ही दूसरी चीजों को जिम्मेदार ठहराना पसंद है, लेकिन 45 वर्षों में सबसे अधिक बेरोजगारी 2017-18 में हुई थी, कोविड-19 महामारी से पहले। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और शिक्षित युवाओं का कृषि क्षेत्र में वापस पलायन कोविड से पहले हुआ था। इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार नोटबंदी, गलत GST, गैर बैंकिंग वाली वित्त कंपनियों, NBFC की विफलता, जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने मोदी के पहले कार्यकाल में भारी ऋण दिया था, और मेक इन इंडिया की विफलता है। श्रमिक स्थिर और नियमित नौकरियों से वापस स्वरोजगार की ओर लौटने को मजबूर है। UPA के कार्यकाल में रोजगार के मामले में स्थिरता आई थी। मोदी सरकार के कुप्रबंधन की वजह से वो एक दशक की प्रगति बिल्कुल उलट गई है। 2004 से 2017-18 तक अधिक श्रमिकों को वेतन मिलता था। उनका अंश 18.5% से बढ़कर 23.5% हो गया था। स्वरोजगार का अनुपात, जिसमें सड़क पर पकौड़े बेचने से लेकर अवैतनिक पारिवारिक काम तक सब कुछ शामिल है, लगातार 55% से गिरकर 51% रह गया है। लेकिन 2017-18 के बाद से हमने पूरी तरह से उलटफेर होते देखा है। श्रमिक दैनिक मजदूरी या स्वरोजगार वाले काम में वापस आ रहे हैं। स्वरोजगार, जो 2017-18 में 51% था,
बढ़कर 2022-23 में 57% हो गया। मोदी राज में कॉन्ट्रैक्ट प्रथा बढ़ गई है। मोदी सरकार के तहत श्रम कानूनों को ढीला करने से उद्योगपतियों को स्थायी कर्मचारियों को काम पर रखने से बचने और इसके बजाय असुरक्षित अनुबंधों पर श्रमिकों को काम पर रखने की अनुमति मिल गई है। उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण ASI के अनुसार 2019-20 में 98.4% कारखानों ने अनुबंध श्रमिकों को रोजगार दिया, जबकि 2011 में केवल 28.3% कारखानों ने ऐसा किया। 2019-20 में केवल 67% कारखानों ने भविष्य निधि PF का भुगतान किया और केवल 55% कारखानों ने बोनस का भुगतान किया, जो 2010-11 में क्रमशः 73% और 64% से कम है। और अनुबंध श्रमिकों की हालत भी बदतर है। 2014 में अनुबंध श्रमिकों ने लगभग सामान्य श्रमिकों के बराबर ही कमाया, केवल 5% कम। CDA के एक अध्ययन से पता चला है कि 2017 में अनुबंध श्रमिकों ने अनुबंध श्रमिकों की तुलना में 25% कम कमाया। मेक इन इंडिया पूरी तरह विफल हो गया है। सरकार के दावों के विपरीत GDP में विनिर्माण की हिस्सेदारी 2014 से गिर रही है और 2022 में 13% के सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गई है। PM मोदी ने इस हिस्सेदारी के साथ भारत के डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत की है। रोजगार में विनिर्माण का प्रतिशत 2011-12 में 12.6% से घटकर 2021-22 में केवल 11.6% रह गया है। 2011-12 से 2022 तक विनिर्माण क्षेत्र में श्रमिकों की कुल संख्या स्थिर रही, जो लगभग 6 करोड़ से बढ़कर लगभग 6.3 करोड़ हो गई। लेकिन उन 10 वर्षों में प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ युवाओं के कार्यबल में प्रवेश के साथ प्रत्येक वर्ष 3 लाख विनिर्माण नौकरियां जुड़ना एक बड़ी गिरावट है। भाजपा भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को बर्बाद कर रही है। यही मेक इन इंडिया की हकीकत है। भाजपा के शासनकाल में निर्यात में काफी धीमी वृद्धि हुई है। व्यापारिक निर्यात 2004 में $77 अरब से 4 गुना बढ़कर 2014 में $323 अरब हो गया था। 2014 और 2022 के बीच यह केवल 1.5 गुना बढ़कर $454 अरब हुआ है। वैश्विक बाजारों के लिए कम उत्पादन होने पर नौकरियों के कम अवसर भी बनते हैं। मनरेगा को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है। इससे 15 करोड़ परिवारों को नुकसान हो रहा है। PM मोदी ने कभी भी मनरेगा पर विश्वास नहीं किया और संसद के पटल पर इसका मजाक उड़ाया था। हालांकि उन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान इसका महत्व समझ आया, जब यह कई ग्रामीण श्रमिकों के लिए कमाई का एकमात्र स्रोत था। उस दौरान इसने लाखों लोगों को गरीबी और भूखमरी से बचाया। लेकिन 2023-24 में इसका बजट घटाकर 60,000 करोड़ कर दिया गया, जो कि 5 वर्षों में सबसे कम है। बैकलॉग को ध्यान में रखते हुए यह मनरेगा से लाभान्वित होने वाले 15 करोड़ परिवारों को 30 दिनों का काम प्रदान करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है, जो 100 दिनों की वैधानिक आवश्यकता से काफी कम है। भाजपा मनरेगा में काम करने वाले श्रमिकों की राह कठिन बना रही है। 2021 से अब तक 7.6 करोड़ से अधिक श्रमिकों के मनरेगा जॉब कार्ड हटा दिए गए हैं। सरकार ने पंजीकृत 25.25 करोड़ में से लगभग 11 करोड़ श्रमिकों को निष्क्रिय करार देकर उन्हें काम करने से रोकने का प्रयास किया है। श्रमिकों को विशिष्ट समय पर स्मार्टफोन ऐप में उपस्थिति दर्ज करने की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें तरह तरह की समस्याएं आती हैं। श्रमिकों के पास स्मार्टफोन नहीं होता, कभी नेटवर्क नहीं रहता या सर्वर डाउन भी रह सकता है। इसके अलावा श्रमिकों को अब केवल तभी भुगतान होगा जब वे आधार आधारित भुगतान प्रणाली ABPS में नामांकित होंगे। भले ही 35% पंजीकृत श्रमिक अभी भी इसके लिए योग्य नहीं है। इन जटिल नियमों के कारण श्रमिकों को उनकी कड़ी मेहनत के बावजूद वेतन नहीं मिल पा रहा है। मोदी सरकार ने रोजगार पैदा करने वाले MSME की उपेक्षा की। MSME भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जहां 10 करोड़ से अधिक नौकरियों के अवसर हैं। ये कृषि के बाद भारत का सबसे बड़ा रोजगार क्षेत्र है। लेकिन MSME के ग्रोथ का समर्थन करने के बजाय भाजपा सरकार अपने मित्रों और मोदी निर्मित एकाधिकार बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उच्च GST दरों के साथ MSME पर प्रहार करते हुए इसने बड़े कॉर्पोरेट्स को 25% टैक्स में छूट दी है,
जिससे हर साल 1.8 लाख करोड़ सीधे अरबपतियों की जेब में गए। इसने पीएलआई योजना के माध्यम से कॉर्पोरेट्स को है लाख करोड़ से अधिक की राशि सौंपी है, जिससे अत्यधिक लागत पर बहुत कम संख्या में नौकरियां पैदा हुई हैं। कोविड-19 लॉकडाउन का कुप्रबंधन श्रमिकों के लिए बहुत हानिकारक साबित हुआ। मोदी सरकार ने केवल 4 घंटे के नोटिस पर देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी, जिसके कारण आर्थिक गतिविधियां अचानक रुक गईं, भयानक मानवीय संकट पैदा हो गया और 4 करोड़ प्रवासी श्रमिकों की आजीविका बाधित हो गई। वे कई हफ्तों तक बिना नियमित भोजन और पानी की आपूर्ति के अपने परिवारों के साथ पैदल चलकर अपने घरों की ओर लौटे। भाजपा सरकार ने उन्हें पूरी तरह से असहाय छोड़ दिया है। इस दौरान कई प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों की मृत्यु हो गई। विभाजन के बाद से इसे भारत में श्रमिकों और परिवारों का सबसे बड़ा विस्थापन माना गया है। दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें विभिन्न विषयों पर हम वीडियो जारी करते रहते हैं। आप हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट देखेंगे तो उसमें कई तरह की प्लेलिस्ट हैं, जिसमें कई तरह की बातें की जाती हैं। कई तरह के सब्जेक्ट पर आपको बहुत सारी वीडियोस इसमें मिल जाएगी। ये वीडियोस 800 के पार हैं और रेगुलरली हम इसमें वीडियो अपलोड करते रहते हैं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको हम जब भी कोई नई वीडियो डालें तो वो आपको मिल सके। तो दोस्तों, ये था पूरा विश्लेषण इस पीडीएफ का। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। तो दोस्तों, ये था भाजपा के 2014 से 2024 तक के 10 साल के अन्याय काल से संबंधित सोशल मीडिया से प्राप्त एक पीडीएफ का टेक्स्ट टू स्पीच वीडियो। हालांकि इस स्पीच में कोशिश की गई है कि कम से कम त्रुटि हो, फिर भी कंप्यूटर जनरेटेड होने के कारण उच्चारण या तथ्यों में कोई त्रुटि हुई हो तो कृपया क्षमा करें। किंतु स्पीच और वीडियो में दिख रहे टेक्स्ट की तुलना में से आप वीडियो टेक्स्ट को सही माने। किंतु यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ये या इससे संबंधित अन्य वीडियो सोशल मीडिया से प्राप्त पीडीएफ के आधार पर नागरिकों को आम जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। इस यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां इसे पोस्ट किया गया है का ऑनर या मालिक, संचालक, स्पीकर या मेंटेनेंस टीम आदि कोई भी इनमें बताई गई सूचनाओं या तथ्यों की ना तो पुष्टि करते हैं, ना उन्हें इनके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। व्यूअर्स यदि चाहें तो अपने स्तर पर डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के द्वारा पीडीएफ डाउनलोड करके उसमें बताए गए तथ्यों की सत्यता की जांच अपने स्तर पर करवा सकती है। हमारा उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने या छवि खराब करने का नहीं है। हमने तो केवल सोशल मीडिया से प्राप्त पीडीएफ को वीडियो के रूप में बनाकर आम जनता को सूचना देने के उद्देश्य से इसे पोस्ट किया है। यदि कोई व्यक्ति या दल इन तथ्यों को झूठा साबित करेगा तो इन वीडियोस को इस चैनल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा लिया जाएगा। लेकिन यदि ये तथ्य सही है तो लोकतंत्र की सुरक्षा हेतु आम जनता को इनकी जानकारी होना अति आवश्यक है। असुविधा के लिए खेद है। धन्यवाद। जल्द मिलते हैं किसी महत्वपूर्ण विषय पर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भीम, जय संविधान, भारत माता की जय, जय वाल्मीकि, जय नवल साहेब, अपने अपने माता पिता, गुरुदेव, इष्ट देव की जय, आपकी भी जय और हम सबकी जय, पूरे विश्व की जय। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। धन्यवाद।